क्वेश्चन है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किस हड़प्पाई स्थल से मृत भांडों में जलयान का चित्र प्राप्त होता है। यानी कि प्रश्न की भाषा है कि प्रश्न ये पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा हड़प्पाई स्थल है जहां से हमें ऐसे मिट्टी के बर्तन यानी मृत भांड प्राप्त हुए जिन पर जलयान यानी कि जल में चलने वाली नाव के चित्र अंकित थे। तो ऑप्शन है कालीबंगा, लोथल, बनावली, रंगपुर। क्या थे, यानी कि कहाँ से हमें ऐसे स्थल प्राप्त हुए जहां से ऐसे मृत भांड प्राप्त हुए जिन पर जलयानों के चित्र अंकित थे यानी कि नाव के चित्र अंकित थे। बताइए कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो इसका आंसर आएगा साथियों, इसका आंसर आएगा बी वाला, यानी कि लोथल से हमें ऐसे मृत भांड ऐसे मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए, उन बर्तनों पर नाव के चित्र अंकित थे यानी कि जल में चलने वाले यानों के चित्र अंकित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पाई स्थल पर घोड़े की हड्डियां प्राप्त नहीं हुई। यानी कि ऐसा स्थल का नाम बताइए जहां से हमें घोड़े की अस्थि कंकाल के कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए। लोथल से नहीं हुए क्या, सुरकोटदा से नहीं हुए क्या, कालीबंगा से नहीं हुए क्या, या आलमगीरपुर से नहीं हुए। कहां से प्राप्त नहीं हुए वो हमें बताना, बताइए। तो इसका आंसर क्या आएगा साथियों, इसका आएगा आंसर आलमगीरपुर। आलमगीरपुर से हमें घोड़े के अस्थि कंकाल के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए, किसी प्रकार का साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ कि यहाँ पर घोड़ा नाम का कोई जानवर भी पाला जाता था ऐसा। अगला क्वेश्चन सुनो, अगला क्वेश्चन क्या है, हड़प्पा सभ्यता के सबसे पश्चिम में स्थित नगर कौन सा था। यहाँ पर प्रश्न बोल रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे पश्चिम में स्थित नगर था उसके बारे में हमें बतानी। तो बताइए हमें, मोहनजोदड़ो था क्या, हड़प्पा था क्या, सोरतुगोई था क्या, या सुरकोटदा था क्या, सुतकांगडोर था क्या, क्या था बताइए। तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे पश्चिमी नगर बताना है हमें, पश्चिम में स्थित। तो पश्चिम में स्थित कौन सा नगर था, सुरकोटदा था। ये कौन था, सुतकांगेडोर था। कौन सा नगर था ये, सुतकांगेडोर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखने से पहले अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छी लग रही हो तो इसको लाइक कर सकते हो साथियों। लाइक करने में कोई पैसे तो आपके लग नहीं रहे हैं, हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतना अच्छा कंटेंट दे रहे हैं, तो इतना तो आपका फर्ज बनता ही कि एक लाइक मिल सकता है, ठीक है। और अगर नहीं करना तो वो भी आपकी मर्जी। ओके, चलो अगला क्वेश्चन देखो, हड़प्पा कालीन लोग सोने का आयात करते थे। यानी कि हड़प्पा सभ्यता के लोग सोना कहाँ से मंगवाते थे, आयात यानी कि मंगवाना और निर्यात यानी भेजना। तो आयात कहां से करवाते थे, सॉरी, तो राजस्थान से करवाते थे क्या, ओमान से करवाते थे क्या, ईरान से करवाते थे, या कर्नाटक से करवाते थे। कहां से सोने का आयात करवाते थे बताइए। तो ये लोग आयात करवाते थे सोने का ओमान से। कहां से करवाते थे, ओमान से करवाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दिलमुन किस द्वीपीय देश का प्राचीन नाम है। दिलमन किस देश का द्वीपीय प्राचीन नाम है बताइए। किसको बोला जाता, बहरीन को बोला जाता था क्या, मालदीव को बोला जाता क्या, मेडागास्कर को बोला जाता था क्या, या इंडोनेशिया को बोला जाता था। यानी कि दिलमन किसको बोला जाता था प्राचीन समय में। ये एक द्वीप है और वर्तमान में द्वीप है, लेकिन इस द्वीप को प्राचीन समय में ये दिलमन नाम से बोला जाता था। इनमें से नाम बताओ, बहरीन को बोला जाता था, मालदीव को बोला जाता था, मेडागास्कर को बोला जाता था, या इंडोनेशिया को बोला जाता, किसको बोला जाता था। तो इसका आंसर आएगा साथियों ए वाला, बहरीन को बोला जाता था। क्या बोला जाता, बहरीन को बोला जाता, ठीक है। अगला क्वेश्चन सुनो, अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन कालीबंगन के उत्खनन कार्य का नेतृत्व किया था। यानी कालीबंगा का उत्खनन का कार्य किसने करवाया था, बी लाल ने करवाया था क्या, R.S. बिष्ट ने करवाया था क्या, मधु स्वरूप वत्स ने करवाया था क्या, S.R. राव ने करवाया था। किसने करवाया था कालीबंगन का उत्खनन, काली। देखो साथियों, आप अपने हिसाब से ये आंसर देने का प्रयास करो, फिर मैं एक ऐसी ट्रिक बताऊंगी जिससे ये परमानेंट आपको याद हो जाएगा। क्या होता है नहीं कि क्वेश्चन को
अटेम्प्ट करना पहले प्राथमिकता है, सही करो या गलत करो, लेकिन सही, अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हो मतलब उस क्वेश्चन को आप दे रहे हो, मतलब उस क्वेश्चन को आप डील कर रहे हो कि यार इसका आंसर हम दे पाएंगे। क्वेश्चन गलत हो सही हो वो बात की बात रहती है, लेकिन पहले तो आप क्वेश्चन को तो अटेंड करने की कोशिश करो। आप उन 4 ऑप्शनों को हटाने का प्रयास कर रहे हो, मतलब 3 ऑप्शनों को, मतलब कि आप प्रयास कर रहे हो कि हाँ हम कर पाएंगे, करने की कोशिश कर रहे हो, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। सही गलत वो बात की बात रहती है, पहले क्वेश्चन को अटेम्प्ट तो करना सीखो आप, समझो, अपने एक कॉन्सेप्ट विकसित करो कि यार हाँ ऐसे ऐसे अपन इसको डील कर लेंगे, समझ रहे हो बात को। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा साथियों, यानी कि निम्न में से कौन सा कालीबंगन उत्खनन के नेतृत्व का कार्य किया था, कालीबंगा, तो बी लाल ने कहा काली कालीबंगा। अब कालीबंगा वैसे कालीबंगा बी, वैसे कालीबंगा में बी आ रहा और इधर बी लाल में बी आ रहा। लाल काली अपन बोलते हैं लाल काली मिट्टी, तो लाल काली, लाल बी लाल और का से कालीबंगा, ऐसे याद रख लो। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है, जोरवे संस्कृति का विस्तार किस देश में है, यानी कि जोरवे संस्कृति के बारे का विस्तृत क्षेत्र हमें कहां पर मिलता है, मध्य प्रदेश में मिलता है, बिहार में मिलता है, महाराष्ट्र में मिलता या राजस्थान में मिलता, कहां पर हमें जोरवे संस्कृति के प्रमाण मिलते हैं या उनका विस्तार, वो क्षेत्र के बारे में हमें जानकारी मिलती, वो बताइए हमें, बताइए कहां पर मिलता है। तो ये मिलता है हमें, अब एक बार और ऑप्शन सुनो, मध्य प्रदेश में मिलता है, बिहार में, महाराष्ट्र में या राजस्थान में। तो इसका आंसर आएगा जोरवे, जोरवे यानी महाराष्ट्र। हमेशा महाराष्ट्र के लोगों ने जोर बताया है, जैसे शिवाजी महाराज। आगे बात समझ, जोरवे। अगला क्वेश्चन सुनो, अगला क्वेश्चन क्या है अपना, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किन हड़प्पाई आंचल आंचल के स्थलों को प्राक हड़प्पाई स्तर में शामिल किया गया है, प्राक हड़प्पाई स्थलों में शामिल किया, बताइए। कालीबंगा, बनावली, कोडदीजी या उपयुक्त सभी, किसको बनाया गया है। तो इसका आंसर क्या आएगा, यानी प्राक हड़प्पाई स्थलों में शामिल किया गया, कालीबंगा, बनावली, कोडदीजी या उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर क्या आएगा साथियों, तो इसका आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त सभी स्थलों को इसमें शामिल किया गया है। आगे बात समझ। अगला क्वेश्चन सुन, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है अपना, चमकीले लाल भांड किस संस्कृति की पहचान कराते हैं, यानी चमकीले लाल भांड से मिट्टी के ऐसे चमकदार बर्तन जिन पर चमकदार पॉलिश की हुई, तो वो बर्तन हमें कौन सी सभ्यता के बारे में जानकारी देती, प्रस्तर कहाँ से और कहाँ से पहचान हुई संस्कृति का, यानी कि उन स्थलों का नाम पूछा है कि इस तरीके की सभ्यता कहाँ से उसका परिचय हुआ है। जैसे कि मिट्टी का बर्तन है, कुमार ने नॉर्मल मिट्टी का बर्तन बनाया, अब उसको पकाया, पकाने के बाद में उसको कलर किया, और कलर किया तो एकदम डेंटिंग पेंटिंग इतनी चमकदार की, अच्छा चटक लाल रंग का प्रयोग किया। तो वो इस प्रकार के बर्तन हमें कहाँ से प्राप्त हुए, प्रासार, रंगपुर, ए तथा बी आहार, कहां से प्राप्त हुए। तो इसका आंसर आएगा सी वाला, यानी कि प्रभास से भी हुए और रंगपुर, दोनों जगह से ये बर्तन हमें प्राप्त हुए। आ गई बात समझ में। तो इस प्रकार हमारा आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ए और बी दोनों सत्य है। अगला क्वेश्चन सुनो, अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी ताम्र पाषाणकालीन बस्ती हड़प्पा को तांबे की वस्तुओं की आपूर्ति कराती थी, ऐसी कौन सी बस्ती थी, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ऐसी कौन सी बस्ती थी हड़प्पा कालीन जो हड़प्पा सभ्यता के लोगों को तांबा प्राप्त करवाती, यानी कि वहां से तांबा लेते थे लोग। गणेश्वर से, रंगपुर से, कायता से या जोरवे से, कहां से लेते थे तांबा, गणेशपुर से, रंगपुर से, कायता से या जोरवे से। तो इसका आंसर क्या आएगा साथियों, इसका आंसर आएगा साथियों ए वाला, ए वाला इसका आंसर आएगा, गणेश्वर से ये तांबा का आयात करते थे, आपूर्ति करते थे। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस देवी देवता की पूजा ताम्रपाषाण कालीन के लोग करते थे, मातृ देवी की करते थे, रुद्र देवी की करते थे, लक्ष्मी की करते थे, उपयुक्त सभी की करते थे। यानी कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, निम्न में से किस देवता देवी की पूजा ताम्रपाषाण कालीन लोग करते थे। अब यहां पर हमें ऑप्शन में कुछ देवी देवताओं के नाम दिए गए,
तो ताम्र पाषाण काल के लोग किन देवी देवताओं की पूजा करते थे, ये हमारा क्वेश्चन है और इसका आंसर हमें बताना। तो मातृ देवी की करते थे क्या, रुद्र की करते थे क्या, लक्ष्मी की करते थे, या क्या उपयुक्त सभी की करते थे? यानी कि इसका आंसर आएगा उपयुक्त सभी। अब थोड़ा सा समझो इसके बारे में। उपयुक्त सभी डी वाला इसका आंसर होगा। अब इसको बारे में थोड़ा सा समझो। देखो कि हड़प्पा सब या ये ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता में लोग मात्र, हम जब इसके उत्खनन खुदाई होती है तो हमें कुछ मूर्तियां प्राप्त होती, कुछ ऐसी मूर्तियां प्राप्त होती जो मातृ देवी की बनी हुई, कुछ ऐसी मूर्तियां प्राप्त होती जो उर्वरा की देवी की बनी थी, जिससे गर्भ से पौधा निकलता हुआ दिखाई देता। कुछ ऐसा प्रतीक चिन्ह मिलता है हमें, जैसे पशुपति शिव के रूप में जैसे रुद्र बोला जाता है उनको। इस प्रकार से हमें बहुत सारी मूर्तियां प्राप्त होती। तो हम ये अंदाज लगा सकते हैं या ये हम जान सकते हैं उसके बारे में कि ये लोग उपयुक्त सभी यानी इन सभी देवी देवताओं की ये पूजा करते थे। आगे बात समझ। अगला क्वेश्चन सुनो। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, ताम्र पाषाण कालीन किस स्थल पर प्रस्तर फलक उद्योग के प्रमाण प्राप्त हुए? प्रस्तर फलक यानी कि ताम्र पाषाण संस्कृति के ऐसा कौन सा स्थान है जहां से हमें प्रस्तर फलक यानी पत्थर के औजार प्राप्त हो रहे हैं, जो कि चिकने धारदार फलकदार औजार प्राप्त हो रहे हैं? तो इनाम गांव से हो रहा है क्या, गिलुंद से हो रहा है क्या, नेवासा से हो रहा है क्या, या चंदौली से हो रहा है? कहां से ये हमें प्राप्त हो रहा है ये हमें बताना है। थोड़ा सा बताइए कहां से हो रहा है हमें। तो प्रस्तर फलक, तो इसका आंसर आएगा साथियों, इसका आंसर आएगा गिलुंद से ये हमें प्राप्त हो रहा है। कहां से हो रहा है? गिलुंद से ये स्थल हमें प्राप्त हो रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन सुनो। अगला क्वेश्चन क्या है, किस ताम्र पाषाण कालीन स्थल पर ताम्र निधियों के सबसे बड़े संचय पाए गए? ऐसा कौन सा ताम्र पाषाण कालीन स्थल है जहां से हमें ताम्र निधि, निधि जानते हो, संचित निधि यानी गुल्लक बोल सकते हैं। निधि का अर्थ क्या होता है? निधि का मतलब होता है जैसे कि हम किसी चीज को संरक्षित कर या इकट्ठा कर उसमें रखने का प्रयास करते हैं। जैसे कि अभी वर्तमान में चलता है, जैसे कि हम तिजोरी बोलते हैं। जब बहुत सारे हम पैसे रखते हैं ना तो वो तिजोरी में रखते हैं। तिजोरी जानते हो? हाँ। और एक छोटे छोटे बच्चों के लिए तिजोरी होती है उनकी गुल्लक। तो ऐसे कहां से हमें ताम्र निधियां प्राप्त होती है, ऐसे कहां से हमें तिजोरियां या गुल्लकें प्राप्त होती जिसमें हमें बहुत सारे तांबे के सिक्के प्राप्त होते हैं? तो गुगेरिया से होते हैं क्या, चंदौली से होते हैं क्या, इनाम गांव से होते हैं क्या, या उपयुक्त में से कोई नहीं? कहां से हमें ये प्राप्त होते ये बताना। हम ताम्र निधियों के प्रमाण, ताम्र निधियों के साक्ष्य यानी कि वर्तमान में जिसे गुल्लक बोल सकते हैं या तिजोरी बोल सकते हैं, तो बताइए। तो इसका आंसर आएगा गुगेरिया, यानी कि ए वाला इसका बिल्कुल आंसर सही है, करेक्ट है। गुगेरिया से हमें ये प्राप्त होती। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हड़प्पा सभ्यता के लोगों को वर्तमान राजस्थान वाले क्षेत्र में से कौन सी धातु मिली है? हड़प्पा सभ्यता के लोगों को राजस्थान से कौन सी धातु मिली ये हमें बताना। तो लोहा मिला है क्या, तांबा मिला है क्या, एल्यूमिनियम मिला है या कैल्शियम मिला है? क्या मिला है ये बताओ हमें आप। तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा साथियों तांबा। तांबा राजस्थान के खेतड़ी नामक जगह से बहुत सारी मात्रा में प्राप्त हुआ है। तो बहुत प्राचीन ये खदानें हैं तांबा की। आंसर दे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सुनो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हड़प्पा सभ्यता में खुदाई से टेराकोटा हल मॉडल, टेराकोटा मॉडल्स ऑफ द प्लाव कहां से मिले हैं? तो अब हमें हड़प्पा सभ्यता का वो स्थल बताना है जहां से हमें टेराकोटा, टेराकोटा का आज से सुनो, टेराकोटा यानी होता पकी हुई मिट्टी का कोई खिलौना मिलना, यानी मिट्टी का पहले बनाया फिर उसको पकाया वो वाला। तो टेराकोटा मतलब होता मिट्टी पर आर्ट्स किया, यानी मिट्टी का एक कलानुमा एक तरीके से मिट्टी से बना हुआ खिलौना और जिसको पकाया गया हो। टेराकोटा यानी पकाना, मिट्टी के जो बर्तन हमने एक तरीके से मिट्टी का हमने मटका बना लिया, अब उसको हमने पका लिया, भट्टी में पका लिया, वो हो गया अमर। एक तो पकने के बाद में वो अमर हो जाता है। तो वो हमें कहां से मिला? तो इसी प्रकार टेराकोटा यानी मिट्टी का एक हल बनाया गया था। क्या बनाया गया? हल। जैसे अपन खेती में यूज करते हैं ना वो हल, बलराम, भगवान बलराम है उनके कंधे पर हमेशा रखा रहता है वो हल। तो वो हल हमें कहां से मिला है? हड़प्पा सभ्यता बनावली से मिला है क्या,
अमरेण से मिला है क्या, कश्मीर से मिला है क्या, या लोथल से मिला है क्या, कहाँ से मिला है? तो इसका क्या आंसर आएगा? इसका आंसर आएगा साथियों बनावली। बनावली से हमें टेराकोटा यानी मिट्टी का हल मिला है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। देखो एक और बात मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, बहुत सारे क्वेश्चनों में क्या हुआ कि ए के बाद में सी ऑप्शन आ गया, बी आ गया, फिर डी आ गया। तो साथियों देखो क्वेश्चन बिल्कुल सही है और जो मैं आपको आंसर दे रहा हूँ वो भी बिल्कुल सही। क्या हुआ, जो ये क्वेश्चन एनसीईआरटी से उठाए गए और किसी परीक्षाओं में जो क्वेश्चन पूछे गए, व्यापम की परीक्षाओं में, पीएससी की परीक्षा में और अदर एग्जामों में, तो वहां से अपन ने इसको कॉपी पेस्ट किया। अब कॉपी पेस्ट करते हैं तो इसका क्रम गड़बड़ा जाता है, तो वही हुआ है। बाकी क्वेश्चन भी पूरा एक्यूरेट सही है और उसका आंसर भी पूरा एक्यूरेट सही है, इसमें बिल्कुल डाउट करने की आवश्यकता नहीं है। आगे बात सब, अगला क्वेश्चन सुनो। अब अगला क्वेश्चन क्या है अपना? अगला क्वेश्चन है धोलावीरा और लोथल की प्राचीन हड़प्पाई बस्तियां में स्थित है। धोलावीरा और लोथल की प्राचीन हड़प्पाई बस्तियां खालिस्तान में कहां पर स्थित है? गुजरात में स्थित है क्या, राजस्थान में है क्या, हरियाणा में है क्या, या मध्य प्रदेश में? कहां पर स्थित है ये बताओ। तो ये आंसर आएगा इसका ए वाला। क्या आएगा इसका आंसर? ए वाला इसका आंसर आएगा, यानी कि गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हड़प्पा कालीन स्थल रंगपुर भारत के किस वर्तमान राज्य में स्थित है? हड़प्पा कालीन स्थल रंगपुर भारत के वर्तमान में किस राज्य में स्थित है ये बताना। राजस्थान में स्थित है क्या, हिमाचल प्रदेश में स्थित है क्या, गुजरात में स्थित है क्या, या हरियाणा में स्थित है? कहां पर स्थित है? यह ऑप्शन नंबर इसमें आएगा बी वाला। यहाँ पर सी की जगह दे रखा है, यानी कि गुजरात में स्थित है। कहां पर स्थित है? गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनो। अगला क्वेश्चन क्या पूछा? अगला क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता के घरों में कमरे आमतौर पर एक के आसपास बने होते हैं, यानी कि किसके आसपास बने होते थे? आमतौर पर एक के आसपास, यानी कुएं बने होते थे, अंगीठी बनी होती थी, आंगन बनी होती थी, या पानी की टंकी बनी होती थी। देखो ये जो प्रश्न बोल रहा हूं ना, उस प्रश्न की भाषा समझो। प्रश्न क्या बोलना चाहता है, यानी कि हड़प्पा सभ्यता में हमें, सिंधु घाटी सभ्यता में जो बहुत सारे हमें घर मिले, मकान मिले, तो उन मकानों में या उन कमरों के में हमें एक मुख्य विशेष चीज देखने को मिलती है। कुएं देखने को मिलती है क्या, आंगीठी देखने को मिलती है, या आंगन या पानी की टंकी। तो घर के सामने उन्होंने आंगन भी बना रखा था, ये हमें प्रमाण वहां से मिले। ये हमारा प्रश्न पूछ रहा है। आ गई बात समझ में? तो इसका आंसर आएगा साथियों सी वाला, यानी कि आंगन हमें देखने को मिलता है हड़प्पा सभ्यता में अधिकतर घरों में। अगला क्वेश्चन क्या है? अनेक विद्वानों ने ऐसा मानते हैं कि टिग्रिस यूफ्रेटिस घाटी के मेसोपोटामिया के लोग सिंधु घाटी सभ्यता को कहते थे। यानी कि अनेक ऐसे इतिहासकार है जिन्होंने मत दिया है जो टिग्रिस और मेसोपोटामिया सभ्यता के लोग थे, वही लोग हड़प्पा सभ्यता के लोग थे, वही लोग सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे। उन्हीं लोगों ने इस सभ्यता को बसाया था। तो ये बहुत सारे इतिहासकारों का या पुरातत्ववेताओं का ये मत है, लेकिन ये मत पूरी तरीके से गलत मत है। कुछ क्वेश्चन पूछा गया है लेकिन ये मत पूरी तरीके से गलत मत है। अब इसका आंसर सुन लो। इसके आंसर क्या होगा? मंगन, सुमेरियन, मेहलवा या बेबीलोना। कहाँ के थे? तो ये मेहलवा वाले जो लोग थे वे लोग ऐसा मानते थे, लेकिन ये पूरी तरीके से ये मत गलत है। इस मत का मैं भी पूर्ण तरीके से खंडन करता हूँ, और हमारे जो भारतीय पुरातत्ववेता थे, भारतीय इतिहासकार थे, वो भी इस मत का कहीं ना कहीं खंडन करते हैं। अगला क्वेश्चन सुनो। अगला क्वेश्चन क्या? हड़प्पा सभ्यता के अन्य शहरों के विपरीत धोलावीरा शहर को भागों में विभाजित किया गया। प्रत्येक भाग विशाल पत्थर की दीवारों से घिरा हुआ था। बताओ, 5 थे, 3 थे, 2 थे, 4 थे। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन हमें बड़ा दिख रहा है, लेकिन क्वेश्चन बहुत आसान है। कैसे आसान है? एक बार और पढ़ेंगे तो और आसान हो जाएगा। जैसे कि हड़प्पा सभ्यता के अन्य शहरों के विपरीत जो धोलावीरा था ना, वहां के शहरों के बारे में ऐसा विभाजित जब बताया गया है कि वे अलग अलग बटा हुआ था, जिसमें एक बड़ी पत्थर की दीवार से वो शहर या उस शहर की प्राचीर को घेर रखा था।
मतलब ऐसे दीवार की रखी थी सुरक्षा कवच के रूप में कर रखी थी, जहां से ऐसा पता चलता है कि यार ये थोड़ा अलग था, इन सभ्यता के लोगों का रहन सहन अलग था, यहाँ की सभ्यता अलग अलग भागों में बटी थी, तो उन भागों के नाम बताना हमें। यानी कि 5 में बटी हुई थी क्या, 3 में बटी हुई थी क्या, 2 में बटी हुई थी क्या, 4 में बटी हुई थी। तो इसका आंसर क्या आएगा, तो इसका आंसर आएगा साथियों 3 में बटी हुई थी। कितने में बटी हुई थी, ये 3 में बटी हुई थी। अगला क्वेश्चन सुनो, अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में स्थित है। अब हमें यह क्वेश्चन पूछ रहा है कि ऐसा स्थल का नाम बताइए जो कि हड़प्पा सभ्यता का तो है, लेकिन वो उसकी वर्तमान लोकेशन कहाँ पर पड़ती है, उसकी वर्तमान लोकेशन पड़ती है कहाँ पर पड़ती है, हरियाणा में पड़ती है। ठीक है, तो वो हमें बताना। तो वो स्थल कौन सा है, वो स्थल है हमारा राखी गढ़ी है, जो कि कहाँ पर पड़ता है, हरियाणा में पड़ता है। 1 मिनट रुको। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता की प्रसिद्ध नृत्य करती हुई लड़की डांसिंग गर्ल की सामग्री का उपयोग करके बनाई गई थी। यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता से हमें डांसिंग गर्ल की मूर्ति जो प्राप्त होती है, नृत्य करती हुई एक बालिका की मूर्ति हमें मिलती है, तो वो मूर्ति किससे बनी हुई थी, वो किस धातु से बनी हुई थी, पत्थर की बनी हुई थी क्या या मिट्टी की बनी थी, ये हमें थोड़ा देखना है। तो बताइए, पत्थर की बनी हुई थी क्या, सोने की बनी हुई थी क्या, टेराकोटा की बनी हुई थी या कांसे की बनी थी, बताइए कहाँ किसकी बनी थी डांसिंग गर्ल। जो हड़प्पा सभ्यता से हमें डांसिंग गर्ल की मूर्ति प्राप्त होती है, वो किसकी बनी हुई थी, ये हमें बताना है थोड़ा सा, बताइए। तो ये बनी हुई थी साथियों हमारी, ये बनी हुई थी कांसे की ये डांसिंग प्रतिमा है, जो कि हमें हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त होती है, सिंधु घाटी सभ्यता से हमें प्राप्त होती है। वो मूर्ति बनी हुई थी किससे, कांसे की बनी हुई थी। अगला क्वेश्चन क्या है, सिंधु सभ्यता का पुरातात्विक स्थल देमाबाद किस नदी के तट पर स्थित है। सिंधु सभ्यता का एक स्थल है देमाबाद, वो किस नदी के तट पर स्थित था, वो हमें बताना है, बताइए। कृष्णा नदी के तट पर था क्या, बनारस के तट पर था क्या, नर्मदा के तट पर था क्या, या नर्मदा के तट पर बना हुआ था क्या, या फिर प्रवरा नदी के तट पर बना हुआ था, बताइए। तो ये स्थल बसा हुआ था प्रवरा नदी के तट पर। कौन सी नदी के तट पर बसा हुआ था, प्रवरा नदी। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल भारत में स्थित है। अब हमें ऐसा हड़प्पा स्थल का नाम बताना है जो भारत में स्थित है। यानी कि इसमें 3 ऐसे स्थलों के नाम दिए जो भारत में स्थल स्थित ना होकर अफगानिस्तान पाकिस्तान में स्थित होंगे, और बाकी हमें कहाँ पर प्राप्त होगा, जो भारत में स्थित होगा वो हमें बताना है। बताइए, सोरतुगुई है क्या, देमाबाद है क्या, गनवेरी वाला है क्या, मोहनजोदाड़ो है क्या, कौन सा स्थल है, तो देमाबाद है। कौन सा है, इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि बी की जगह है। कौन सा आएगा, देमाबाद। अगला क्वेश्चन सुनो, अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से जुताई वाले क्षेत्र के साक्ष्य मिले हैं। यानी कि इस क्वेश्चन के बारे में अगर आप इस क्लास को पहले से देख रहे होंगे, तो हमने स्टार्टिंग में इस प्रश्न के बारे में थोड़ी सी चर्चा तो की थी। अगर आपने अच्छे से क्लास देखी हो तो आप इसका आंसर बहुत आसानी से, बहुत आराम से दे सकते हो। ऐसे खेत हमें कहाँ से मिला है जो प्लाव किए हुए होते हैं, यानी कि जुते हुए खेतों के प्रमाण हमें कहाँ से मिलते हैं। हमने उसके बारे में 2 फैक्ट बताए थे, ये भी हम आपको हिंट दे देते हैं। बताइए, मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुए क्या, चंदोड़ो से प्राप्त हुए थे क्या, कालीबंगा से प्राप्त हुए थे क्या, या हड़प्पा से प्राप्त हुए थे क्या, जुते हुए खेतों के साक्ष्य कहाँ से मिले थे, ये बताओ आप हमें।
बताइए। तो इसका आंसर आएगा साथियों कालीबंगा। कालीबंगा से हमें जुते हुए खेतों के प्रमाण मिले, यानी कि प्लाव इस फार्मर, यानी कि वहां के किसान ने क्या कर रखा था, प्लाव कर रखा था, जोत रखा था। अब थोड़ा सा सुनो मेरी बात। मैंने दो फैक्ट बताए थे। कालीबंगा, कालीबंगा को काली चूड़ियों के नाम से भी जानते हैं। कालीबंगा से ही काली मिट्टी थी और काली मिट्टी को जोतने का काम किया था। आगे बात समझ, ऐसे थोड़ा सा ध्यान में रख के चलना है इस बात को। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या है साथियों, अगला क्वेश्चन है हमारा भारत, भरत जन के नाम पर इंडिया का नाम भारत रखा गया है। निम्न में से किस वेद में इस जन की सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। यानी कि ये वैदिक एरा के क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि हमारा देश इंडिया, भारत, तो जो भारत नाम पड़ा है किस जन के आधार पर, किस राजा के नाम के आधार पर पड़ा है, यानी कि राजा भरत के नाम पर पड़ा है। लेकिन इसके प्रमाण हमें किस वेद से मिलते हैं ये हमें बताना है। तो यजुर्वेद से मिलते हैं क्या, अथर्ववेद से मिलते हैं क्या, ऋग्वेद से मिलते हैं क्या, या सामवेद से मिलते हैं, किस वेद से मिलते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा साथियों, इसका आंसर आएगा ऋग्वेद। ऋग्वेद से हमें किसके साक्ष्य मिलते हैं, ऋग्वेद से मिलते हैं कि भरत जन, यानी कि भरत कबीले के साक्ष्य मिलते हैं। राजा भरत के बारे में जानकारी मिलती, जो दुष्यंत और शकुंतला का पुत्र था। एक भरत की जानकारी मिलती है जिसने दसराग युद्ध किया था परुष्णी नदी के किनारे। तो ऐसे बहुत सारे हमें प्रमाण मिलते हैं देखने को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब ये जिस क्वेश्चन के बारे में हमने चर्चा की वही प्रश्न आ गया। देखो, निम्नलिखित में से किस वेद में दसराग युद्ध, यानी 10 राजाओं युद्ध की का उल्लेख मिलता है। अथर्ववेद से मिलता है, ऋग्वेद से मिलता है, सामवेद से मिलता है, या यजुर्वेद से मिलता है। बताइए 10 राग युद्ध के बारे में। तो 10 राग युद्ध के बारे में जानकारी हमें मिलती है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऋग्वेद से। इधर देखोगे तो ऑप्शन नंबर बी की जगह ये रखा गया है। तो इसका आंसर आएगा ऋग्वेद। तो ऋग्वेद से हमें क्या मिलती है, 10 राग युद्ध के बारे में जानकारी मिलती है। 10 राग युद्ध साथियों दो कबीलों के बीच में हुआ था, एक था आर्य और एक था अनार्य कबीला। आर्य कबीले के सरदार थे राजा भरत। राजा भरत ने ये युद्ध किया था। नदी थी परुष्णी नदी। ये युद्ध अस्तित्व की लड़ाई के लिए लड़ा गया था, जिसमें गुरु विश्वामित्र और गुरु वशिष्ठ, इन दोनों के मतभेद के कारण ये युद्ध उत्पन्न हुआ, जिसमें राजा भरत ये युद्ध करते हैं 10 राजाओं से। इन 10 राजाओं की टीम में 5 तो आर्य कबीले थे और 5 अनार्य कबीले थे। लेकिन ये 10, इस तरीके से ये 10 कबीलाओं के सरदार मिलकर राजा भरत के खिलाफ ये युद्ध लड़ा गया था। लेकिन इसमें अंततः विजय किसकी होती है, राजा भरत की होती है। आ गई बात समझ। इसलिए राजा भरत के नाम पर ही हमारा देश का नाम भारत पड़ा था, भरत कबीले के नाम पर। ये थोड़ा सा ध्यान में रख के चलना। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या, आर्यों की मुख्य प्रमुख सामाजिक इकाई क्या थी। जो आर्य लोग थे उनकी मुख्य सामाजिक इकाई का नाम हमें बताना था। वो क्या इकाई थी उनकी, परिषद थी, राजन थी, गण थी, या जन थी, क्या थी, ये थोड़ा हमें बताइए आप। तो इसका आंसर क्या आएगा साथियों, इसका आंसर आएगा अपना, इसका आंसर आएगा, क्या आएगा इसका आंसर। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, जन थी। जन एक सभा थी जहां पर लोग सभी एकत्रित होकर अपने कार्यों के, दैनिक कार्यों के बारे में वो क्या करते थे, विचार विमर्श करने का काम करते थे। आगे बात समझ चेता। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस नदी का प्राचीन नाम विपाशा था। विपाशा नदी कौन सी नदी थी जिसका प्राचीन नाम विपाशा था, यानी कि ये ऋग्वैदिक कालीन नदियों के नाम यहाँ पर पूछे गए हैं। बताइए, व्यास नदी का नाम था, सतलुज नदी का नाम था, चिनाब नदी का नाम था, या रावी नदी का नाम था। बताइए। देखो, इन सभी नदियों के कहीं ना कहीं प्राचीन नाम है। सतुद्री नाम अगर लेते हैं तो सतलुज का है, रावी, चिनाब, ये सबके नाम मिलेंगे। आगे क्वेश्चन है, इन नदियों के नामों से भी क्वेश्चन बने हुए हैं, तो अपन यहाँ चर्चा नहीं करते। हम बात कर रहे थे विपाशा। तो विपाशा मतलब व्यास नदी का नाम यहाँ पर मिलेगा। व्यास नदी को ही विपाशा नाम से जानते थे। आगे बात समझ में। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी का उल्लेख वैदिक साहित्य में वितास्ता के रूप में किया गया। निम्नलिखित में से किस
वैदिक साहित्य में वितस्ता नाम से इसका उल्लेख किया गया। व्यास नदी का किया गया था क्या, चिनाब नदी का किया गया था क्या, रावी नदी का किया गया था क्या, या झेलम नदी का किया गया, किस नदी का किया गया था? तो इसका आंसर आएगा साथियों व्यास नदी का किया गया था, यानी कि ए वाला इसका आंसर बिल्कुल सही होगा। क्या आएगा इसका आंसर? ए वाला, व्यास नदी के नाम से इसका उल्लेख किया गया था। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे पुराना वेद है? निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा वेद है जो सबसे पुराना वेद है? बताइए। यजुर्वेद है क्या, सामवेद है क्या, ऋग्वेद है क्या, या अथर्ववेद है क्या? यानी कि सबसे पुराना और प्राचीन वेद के बारे में हमें जानकारी देना है, कौन सा है? तो इसका आंसर क्या आएगा साथियों? इसका आंसर आएगा ऋग्वेद है। ऋग्वेद सबसे पुराना और सबसे प्राचीन वेद है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन सुनो, ऋग्वेद कितनी पुस्तकों के मंडलों में विभाजित है? यानी कि ऋग्वेद है जो कितने, ऋग्वेद में कितने मंडल है, ये हमें सीधा सिंपल बताना। यानी कि ये प्रश्न क्या पूछ रहा है कि ऋग्वेद के बारे में बताइए कि कितने मंडल है ऋग्वेद में। आगे बात समझ, ये हमें थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी देना है। तो 5 मंडल है क्या, 16 मंडल है क्या, 10 मंडल है क्या, या 13 मंडल है क्या? ऋग्वेद में कितने मंडल है वो हमें थोड़ा बताइए आप, ऋग्वेद के मंडलों के बारे में। तो ऋग्वेद में कितने मंडल है? तो इसका आंसर आएगा साथियों ऋग्वेद में 10 मंडल है। कितने मंडल है? 10 मंडल है। अगला क्वेश्चन सुनो, अगला क्वेश्चन क्या है अपना? अगला क्वेश्चन है पुरुष सूक्त किस वेद का एक मंत्र संग्रह या सूक्त है? बताइए। पुरुष सूक्त किस वेद का एक मंत्र संग्रह है या सूक्त है? बताइए। मंत्र संग्रह मतलब पुरुष सूक्त का ऐसा सुन लो कि एक पुस्तक है जिसमें बहुत सारे मंत्र दे रखे हैं, पुरुष सूक्त। तो वो किस वेद का एक उप पुस्तक है? यजुर्वेद की है, सामवेद की है, ऋग्वेद की है, या अथर्ववेद की? किस वेद की? बताइए। तो इसका आंसर आएगा साथियों, इसका आंसर आएगा ऋग्वेद की है वो पुस्तक। किसकी है? ऋग्वेद की ये पुस्तक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है? ऋग्वेद में ऋषि विश्वामित्र और देवी के रूप में पूजी जाने वाली 2 नदियों के बीच संवाद के रूप में एक भजन है, ये कौन सी नदियां है? क्वेश्चन बहुत नया है, पहली बार सुनने को आया, ये मैं भी पहली बार सुन रहा हूं, तो एक बार और सुनो। यानी कि ऋग्वेद में एक ऐसा संवाद जुड़ा हुआ है, या ऋग्वेद में एक ऐसे संवाद की चर्चा की गई है जिसमें ऋषि विश्वामित्र 2 नदियों की आराधना करते हैं, और उनकी आराधना करने पर वो एक भजन गाते हैं या संवाद करते हैं। तो उस संवाद की जानकारी तो हमें ऋग्वेद से मिल रही, लेकिन उन नदियों के नाम हमें बताना है वो कौन सी नदियां थी। रावी या चिनाब थी क्या, अलकनंदा या भागीरथी थी क्या, व्यास या सतलुज थी क्या, गंगा या यमुना थी क्या? कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, बहुत सोच समझ के इसका आंसर देना है। एक बार और मैं रिपीट करता हूं, रावी या चिनाब थी, अलकनंदा या भागीरथी थी, व्यास और जो सतलुज थी, या गंगा या यमुना थी? कौन सी नदी थी? बताइए। तो इसका आंसर आएगा साथियों, इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि व्यास और सतलुज नदी थी जिनका विश्वामित्र क्या करते थे, जिनकी प्रार्थना करते थे, संवाद करते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, वेद ऋषि कपिल का संबंध भारतीय दर्शन के किस संप्रदाय से थे? यानी कि वेद ऋषि कपिल ऋषि का संबंध किस भारतीय दर्शन से था? सीधा सिंपल क्वेश्चन हमारा ये है, बताइए। न्याय दर्शन से था, सांख्य दर्शन से था क्या, वैशेषिक दर्शन से था क्या, मीमांसा दर्शन से था क्या? किस दर्शन से था कपिल का संबंध? ऋषि कपिल का संबंध सांख्य दर्शन से था, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सांख्य दर्शन आएगा इसमें। आगे बात समझ। अगला क्वेश्चन सुनो, अगला क्वेश्चन क्या? निम्नलिखित में से किस नदी को वैदिक काल में परुष्णी के नाम से जाना जाता था? उस नदी को नाम बताइए जो हमें परुष्णी नदी के नाम से जानते थे, जिस नदी को बताइए। मैंने बोला था नहीं कि नदियों से क्वेश्चन आगे आएंगे, और भी क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि धीरे धीरे हम पूरी नदियों के बारे में पूछ लेंगे ऐसे क्वेश्चन फॉर्मेट में। क्वेश्चन फॉर्मेट में पूछने का आशय ये होता है कि वो क्वेश्चन हमें याद रह जाता है। फिर जैसे कि हम दिन भर बहुत सारी पुस्तकें पढ़ते हैं, फैक्ट तो हम रटते रहते हैं, लेकिन हमें फैक्ट याद नहीं रहते हैं।
लेकिन हम जब किसी चीज को प्रश्न के माध्यम से पूछते हैं, क्वेश्चन फॉर्मेट में पूछते हैं, तो वो क्या होता है, वो क्वेश्चन हमें स्थायी तौर पर हमें याद हो जाता है धीरे धीरे, है ना। तो ये है पूरा सिस्टम। तो बताइए, परुष्णी, परुष्णी नदी बोला जाता है रावी को, रावी को बोला जाता है परुष्णी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, तो अगला क्वेश्चन क्या आएगा साथियों, अगला क्वेश्चन आएगा, अगला क्वेश्चन वो ये, क्या क्वेश्चन है कि रावी नदी का ऋग्वेदिक नाम क्या है। रावी नदी का हमें ऋग्वेदिक नाम बताना है, क्या नाम है बताइए। वितास्ता है क्या, सतुद्री है क्या, अस्कनी है क्या, या परुष्णी है क्या। देखो इसमें टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ी सी, तो मैं उसको यहाँ करेक्शन कर रहा हूँ, आ रही बात समझ में। तो इसका आंसर आएगा साथियों, इसका आंसर आएगा परुष्णी नदी। रावी को ऋग्वेदिक काल में परुष्णी नाम से जानते थे, आगे बात समझिए, परुष्णी नाम से जानते थे। अब ऐसे याद रख सकते हो इसको, तो रावी नाम की एक लड़की है जो रूसनी है, फट से रूस जाती है, इसे अपन याद कर सकते हैं इसको। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है वज्जी महाजनपद की राजधानी थी। वज्जी महाजनपद की राजधानी क्या थी। वज्जी महाजनपद की हमें राजधानी बताना था। वो राजधानी चंपा थी क्या, वैशाली थी क्या, कौशल थी क्या, या पाटलिपुत्र थी क्या। कौन थी वज्र संघ की राजधानी बताइए। तो वज्र संघ की राजधानी थी वैशाली। कौन क्या थी, वैशाली वज्र संघ की राजधानी थी। क्या थी, वैशाली वज्र संघ की राजधानी थी। प्रश्न, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या आएगा, अगला क्वेश्चन हमारा आएगा कि एक समय पर वैदिक सभ्यता में राजा को गोपति कहते थे, जिसका अर्थ था, यानी कि एक समय ऐसा था जिसे राजा को क्या बोला जाता था, गोपति। तो वो कौन सा समय था, किस आधार पर गोपति बोला जाता था। ब्राह्मणों का स्वामी होने के कारण, भूमि का स्वामी होने के कारण, या प्रजा का स्वामी होने का कारण, या मवेशियों का स्वामी होने का कारण गोपति कहा जाता था। तो बताइए, तो इसका आंसर आएगा साथियों, इसका आंसर आएगा मवेशियों का स्वामी होने के कारण गोपति। देखो अब थोड़ा सा आप इंटरलिंक करना, इंटरलिंक कैसे करोगे, इंटरलिंक कैसे करोगे, गोपति, गोपति यानी गायों का। गाय पहले क्या था, ऋग्वेदिक काल में सबसे ज्यादा पशुपालन करते थे लोग, पशुओं को महत्व देते थे, और सबसे उनका प्रिय पशु तो कौन सा था, गाय थी। गाय को वो सबसे ज्यादा मानते थे, गाय ही उनका सबसे प्रमुख पशु था, इसलिए क्या बोलते थे, गोपति, यानी कि गायों का स्वामी। आ गई बात समझ। इस प्रकार इसको थोड़ा सा इंटरलिंक कनेक्टेड करना, तो ये हमें स्थायी तौर पर लंबे समय तक याद रहेगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है, भगवान गौतम बुद्ध के जीवन काल के दौरान 7वीं और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कितनी महाशक्तियों महाजनपदों अस्तित्व में आई थी। यानी कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कितनी महाजनपद अस्तित्व में आई थी, उनके बारे में बताना है हमें, यानी कि कितनी महाजनपद थी। महाजनपदों की संख्या बताना है यार, कुल टोटल क्वेश्चन ये पूछ रहा है, बस ज्यादा झंझट में नहीं पड़ना। 11 थी, 17 थी, 13 थी, या 16 थी, कितनी थी बताइए। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत सरल क्वेश्चन है। अगर आपने थोड़ा भी महाजनपदों के बारे में पढ़ा होगा तो आपको ये बिल्कुल आसानी से इसका आंसर आ जाएगा, बताइए। तो इसका आंसर आएगा डी वाला, यानी कि 16 थी इसकी संख्या, कितनी थी, 16 थी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा राजशाही राज्यों में एक नहीं है जो कि 7वीं और 6ठी शताब्दी में शुरू हुई पूर्व भारत में मौजूद है, बताइए। मगध थी, वैशाली थी, कौशल थी, अवंती थी, क्या थी ये बताइए। तो इसका आंसर आएगा साथियों, इसका आंसर आएगा बी वाला, वैशाली थी, वैशाली। अब अगला क्वेश्चन सुनो, अगला क्वेश्चन क्या है, बिंबिसार किस वंश के राजा थे। हमें बिंबिसार के बारे में बताना था कि वो कौन से वंश के राजा थे, हर्यक वंश के थे, मौर्य वंश के थे, शुंग वंश के थे, या नंद वंश के थे। किस वंश के राजा थे बिंबिसार, तो बिंबिसार हर्यक वंश के राजा थे। किस वंश के राजा थे, हर्यक वंश के। इनके बारे में और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, अपन आगे डिस्कस करेंगे थोड़ा सा, है ना। हर्यक वंश के राजा थे। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है, प्रसिद्ध चित्रात्मक जीवक। क्वेश्चन एक बार और सुनो सही से, मैं पढ़ने में मिस्टेक कर रहा हूं। प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक की नियुक्ति किसके दरबार में की गई थी। यानी कि जो वेद था, बहुत प्रसिद्ध चिकित्सक था जीवक,
उसकी नियुक्ति किसके राज दरबार में थी, या वो किसके राज दरबार में बैठता था? कृष्णदेव राय के दरबार में बैठता था क्या? बिंबिसार के दरबार में बैठता था? समुद्रगुप्त के दरबार में बैठता था क्या, या अशोक के दरबार में बैठता था? ये किसके दरबार में बैठता था बताइए? तो ये बैठता था बिंबिसार के दरबार में। किसके दरबार में बैठता था ये? बिंबिसार के दरबार में बैठता था।